हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और अभी हम कवर कर रहे हैं HCS के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स। तो हमने आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर कर लिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू किया था, आज साइंस एंड टेक का 3rd लेक्चर है। दैट मीन्स ओवरऑल आज आपका डे 6 है जिसमें हम HCS के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको एक HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, उसमें जाकर आप करंट अफेयर के सेक्शन में, कंटेंट सेक्शन में जाकर करंट अफेयर के फोल्डर्स में आपको PDFs मिल जाएंगी। ऐसे ही हमने आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च किया है। इन द सेम वे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप जाकर अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ग्रेफीन सेंटर है वो केरला के थ्रिसूर वाले रीजन में खोला गया है। आपने यहाँ इसमें ये याद रखना है कि ये एक इनोवेशन सेंटर है जो कि ग्रेफीन के ऊपर स्टडी करेगा और वो ग्रेफीन को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में बताएंगे। अगर मैं ग्रेफीन के बारे में बात करूं तो इसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उसके अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, ऐसे अलग अलग उसके एलोट्रॉप्स होते हैं। इन द सेम वे जो ग्रेफीन है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं इस हेक्सागोनल रिंग्स की एक शीट बना दूं तो उसको हम ग्रेफीन कहते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस होती हैं, अलग अलग जगहों पर ये यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोबोट्स के बारे में। तो जीनोबोट्स एक ऐसे आर्टिफिशियल रोबोट्स हैं जो कि लिविंग हैं। अब इन रोबोट्स को किसी ना किसी सेल के द्वारा तो बनाया गया होगा ऑफ कोर्स। तो वो कौन सी सेल है? एक फ्रॉग है जिसका नाम है जीनोपस लेवियस। इस फ्रॉग के स्टेम सेल से यहाँ पर एक रोबोट को बनाया गया है जो कि ह्यूमंस के अंदर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं और इसका एक बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, जैसे कि ये ड्रग डिलीवरी में काम आ सकते हैं। इन द सेम वे अलग अलग चीज़ों के लिए काम आ सकते हैं, कहीं पर प्लास्टिक पोल्यूशन को क्लीन करना हो या फिर ह्यूमंस के अंदर कोई भी हार्ट ब्लॉकेजेस हो गई हो उनको क्लीन करना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो रोबोट्स हैं वो काम आते हैं। सबसे अच्छी इनकी जो बात है वो ये कि वो सेल्फ हील हो जाते हैं। अगर इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो ये खुद ब खुद हील कर जाते हैं। तो जीनोबोट्स के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल के बारे में। तो फ्लेक्स फ्यूल को हम फ्लेक्सिबल फ्यूल भी कहते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कम्बिनेशन ऑफ फ्यूल है। किस किस के कम्बिनेशन से इसको बनाया गया है? तो सबसे पहला तो है पेट्रोल। गैसोलीन के साथ मिलकर यहाँ पर एक बायोफ्यूल को ऐड किया गया है, जैसे कि मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। तो अब जो बायोफ्यूल है उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगी तभी इसको यूज़ किया जा रहा है। फ्लेक्स फ्यूल के एडवांटेजेस ये हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट है वो बाहर से होता है, हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल का 80%। तो एक तरह से हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बनाने के लिए, और जैसे आपको पता ही है कि हमारा 2025 तक का टारगेट है कि हम 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ। तो उस वजह से भी जो फ्लेक्सिबल फ्यूल है वो न्यूज़ में चल रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग करी जाती है। रिमोट सेंसिंग के अंदर बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर एक लेज़र लाइट होती है जिसको यहाँ पर एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। उस लेज़र लाइट प्रोड्यूस होने की वजह से वो यहाँ पर सरफेस को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उसकी जो इमेजेस हैं दोबारा से इसके पास रिसीवर होता है, रिसीव करके उस पर्टिकुलर चीज़ की ये इमेज बना देते हैं। तो एक तरह से रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पर मैप करना हो। अगर मैं आपको लिडार की टाइप्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होती है टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक जो लिडार का बेसिकली टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर लैंड को मैप करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अंदर जो लाइट यूज़ होती है दैट इज़ नियर इंफ्रारेड लेजर लाइट। इन द सेम वे जो इसकी लिडार की सेकंड टाइप है दैट इज़ बाथीमेट्रिक। बाथीमेट्रिक के अंदर ग्रीन लाइट यूज़ होती है और हमें पता है कि जो ग्रीन लाइट है वाटर के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, तो इसीलिए जो सी फ्लोर्स वगैरह हैं उनको मैप करने के लिए ये बाथीमेट्रिक जो लिडार टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिगो के बारे में। सबसे पहली बात तो लिगो की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसके नाम में ही सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है। क्या कि ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को एक तरह से डिटेक्ट करेंगी।
अब ये ऑब्जर्वेटरी, ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेटरी के अंदर टेलीस्कोप्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर लैंड के अंदर लोकेटेड होते हैं और बाहर से आने वाली, स्पेस से आने वाली जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको ये डिटेक्ट करते हैं। कौन कौन सी जगह पर ये जो ऑब्जर्वेटरी है लोकेटेड है आपने याद रखनी है, दोनों यूएस के अंदर है। सबसे पहली है हैनफोर्ड वाशिंगटन के अंदर और दूसरी है लिविंगस्टन लुइसियाना के अंदर। तो ये दोनों की दोनों ऑब्जर्वेटरी आपने याद रखनी है। इन द सेम वे एक लिगो ऑब्जर्वेटरी जो है वो इंडिया के अंदर बनाने की भी बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। आपने याद रखना है कि इंडिया के अंदर हंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है। काम उसका यही होगा कि बाहर से आने वाली जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करे। और हमारे इंडिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंड किया जा रहा है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, उसके साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्मा के बारे में। सबसे पहली बात तो इसकी क्या फुल फॉर्म है, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। तो ये एक ऐसा रेडियो टेलीस्कोप है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर चिले वाले रीजन के एक प्लेट्यू पर लोकेटेड है जिसका नाम है छजनतौर प्लेट्यू। इस प्लेट्यू पर इस रेडियो टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया गया है और रिसेंटली इसने एक्सोप्लैनेट के अंदर एक मून को स्पॉट किया है। अगर मैं एक्सोप्लैनेट की बात करूं तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके बाहर जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, मतलब कि इंटरनेशनली इस ऑब्जर्वेटरी को इंस्टॉल किया गया है जिसके अंदर जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया एंड देन जापान हो गया। आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ryugu एस्टेरॉयड के बारे में। तो रिसेंटली इस एस्टेरॉयड से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके नासा को दिए गए हैं। एक जापान का स्पेसक्राफ्ट है जो कि इस सैंपल को कलेक्ट करके लाया है। अगर मैं एस्टेरॉयड के बारे में बात करूं, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन में साइंस एंड टेक के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर मैं बात करती हूँ ryugu एस्टेरॉयड के बारे में, तो अर्थ की ऑर्बिट और मार्स की ऑर्बिट के बीच में एक ऑर्बिट है जो कि इस एस्टेरॉयड की है और ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे अर्थ और जो ryugu एस्टेरॉयड है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, जो कि हमारी अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। इसके अलावा ryugu एस्टेरॉयड के ऊपर कुछ ना कुछ जो मिनरल्स वगैरह हैं वो लोकेटेड हैं, कार्बन भी लोकेटेड है और इसके अलावा पानी भी लोकेटेड है। तो इसीलिए इसके सैंपल्स को यहाँ पर लाकर स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटार के बारे में। तो मैग्नेटार एक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है। सबसे पहली बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि एक स्टार होता है, उस स्टार को जलने के लिए कोई ना कोई फ्यूल चाहिए होता है। अगर किसी स्टार के अंदर उसका जो फ्यूल है, ठीक है, उसके अंदर जो फिजन रिएक्शंस वगैरह होती हैं, अगर उसके अंदर जो फ्यूल है वो खत्म हो जाए तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे जो न्यूट्रॉन स्टार है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला है दैट इज मैग्नेटार, दूसरा है पल्सर और तीसरा है मैग्नेटार पल्सर। अगर मैं मैग्नेटार की बात करूं तो एक न्यूट्रॉन के आसपास कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं, उसका एक पर्टिकुलर मैग्नेटोस्फेयर जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी जो फील्ड है उसको फील किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करूँ तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। दूसरी तरफ जो पल्सर है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जा सकता है। इन द सेम वे जो थर्ड है मैग्नेटार पल्सर, इसके अंदर दोनों फिनोमिनास को फील किया जा सकता है। तो आपने मैग्नेटार के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक हैकेथॉन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मंथन 2021। ये जो हैकेथॉन है दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लॉन्च करी है, जिसमें सबसे पहली है BPRD दैट इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। अब क्योंकि ये इंस्टीट्यूट टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है तो दैट मीन्स वो उसी चीज़ के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने जो हैकेथॉन मंथन को लॉन्च किया है इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम के टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसके इनोवेटिव सोल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूथ पार्टिसिपेट कर सकता है, नए नए जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके इनोवेटिव सोल्यूशंस यहाँ पर ये बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ATL स्पेस चैलेंज 2021 के बारे में। तो ये एक ऐसा स्पेस चैलेंज है जो कि नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर इसरो ने इसको लॉन्च किया है। इस चैलेंज के अंदर ATL स्पेस चैलेंज के अंदर जो टीचर्स हैं उनके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और स्पेस सेक्टर के अंदर अगर उनके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है तो वो इस स्पेस चैलेंज के अंदर अपना आइडिया रख सकते हैं।
इसमें इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, टीचर्स, मेंटर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के बहुत अलग अलग जो मिशंस हैं ताकि हमारी कंट्री के अंदर बच्चों के अंदर इनोवेशन लाई जा सके। इन द सेम वे स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर भी नई नई इनोवेशन आ सके, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स हो गया जिसके अंदर नए नए माइंडसेट के जो भी सोल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इन द सेम वे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गया जिसके अंदर नए नए जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे और उनको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीति आयोग के अलग अलग मिशन है ताकि हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन को एक तरह से प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। तो 2011 के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और 2015 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट इज भारत नेट। अब भारत नेट के अंदर होगा क्या? देखो, जितने भी रूरल एरियाज हैं, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, वहां तक नेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन को एक पर्टिकुलर जो कंपनी है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, दैट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंड है वो एक पर्टिकुलर जो फंड है उससे ही आएगा, जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई फीस लगती है जिसको हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। वो जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है वो इस फंड के अंदर आता है और इसमें जो फंड है उसको यूज किया जा सकता है ताकि हम भारत नेट को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अल्टीमेटली होगा क्या कि हर एक जगह तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंच पाएगा और हर एक जो व्यक्ति है वो यहाँ पे ई सर्विसेज को अवेल कर सकता है, चाहे वो ई एजुकेशन हो गया, ई हेल्थ सर्विसेज हो गया, ई बैंकिंग हो गया। तो इन सारी की सारी सर्विसेज को भारत नेट प्रोजेक्ट द्वारा एक तरह से जो लोग हैं वो अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नासा के एक्सपे मिशन के बारे में। तो सबसे पहली बात तो नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। तो ये एक ऐसा एक्सप्लोरर है जो कि एक्सरे को एक तरह से इमेज करेगा। अगर मैं पोलैरिमेट्री के बारे में बात करूं तो पोलैरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट वेव जो है वो दो प्लेन्स में होती है ना, उनमें से सिर्फ एक प्लेन की वेव्स को ही पास करने देता है। अब ये जो एक्सपे मिशन है वो दो स्पेस एजेंसीज द्वारा एक तरह से मिशन लॉन्च किया गया है। कौन कौन सी? एक तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी होगी और दूसरी इटली की स्पेस एजेंसी होगी। ये आपने एक्सपे मिशन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो आपको पता ही है कि जो चंद्रयान 2 मिशन है जो कि सन के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन ये जो मिशन है वो फेल हो गया था। इस मिशन के अंदर 3 चीज़ों को लॉन्च किया गया था, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। यहाँ पर जो ऑर्बिटर है वो मून के आसपास की 100 किलोमीटर ऑर्बिट की दूरी पर ऑर्बिट करेगा। इन द सेम वे जो लैंडर है वो साउथ पोल पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और जो रोवर है वो लैंडर के अंदर से निकल कर वहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है, क्रैश लैंडिंग हो गई थी, इस वजह से लैंडर और रोवर के जो सिग्नल्स है वो एक तरह से ख़त्म हो गए थे और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हमारी स्पेस एजेंसी तक नहीं पहुँची। अब इन द सेम वे इसी सीरीज़ के अंदर चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के अंदर सिर्फ लैंडर और रोवर होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो लैंडर है उनका नाम था विक्रम और जो रोवर है उसका नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। इस अभ्यास प्रोग्राम को सर्ब ने लॉन्च किया है। सर्ब क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये जो बोर्ड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं अभ्यास प्रोग्राम के बारे में और इस स्कीम के बारे में, तो ये जो स्कीम है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देती है कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी रिसर्च है उसको एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंटिफिक वर्क फोर्स है उसको बनाया जा सके हमारी कंट्री के अंदर। तो आपको नाम से भी क्लियर हो रहेगा कि एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, दैट मीन्स यहाँ पे जो साइंस है उस स्कीम को आप एक्सेलरेट करो। तो ये जो स्कीम है एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च बेस को ब्रॉड करने का काम कर रहा है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो रिसेंटली इस प्रोब ने वीनस प्लैनेट की बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें ली हैं। अगर मैं इस प्रोब के बारे में बात करूं तो सन की जो आउटर लेयर है जिसका नाम है कोरोना, उसको स्टडी करने के लिए इस पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया था नासा द्वारा 2018 के अंदर।
ठीक है, इसका काम यही था कि सोलर सिस्टम के अंदर जो भी सन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कैसे हो रही हैं, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अगर मैं बात करूं सन के आसपास वाली लेयर्स के बारे में, तो उसकी कुछ इनर लेयर्स होती हैं, इन द सेम वे उसकी कुछ आउटर लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको स्टडी करने के लिए इस पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया था, वो है कोरोना। ऐसे ही उसके अंदर एक क्रोमोस्फेयर होती है, फिर फोटोस्फेयर होती है, फिर कन्वेक्टिव जोन होता है, रेडिएटिव जोन होता है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम कोर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडेक्स मिशन के बारे में। इस मिशन को भी नासा ने लॉन्च किया है। इस मिशन के अंदर भी जो सोलर सिस्टम के अंदर जो भी टर्बुलेंस वगैरह क्रिएट हो रहा है, उस सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन के अंदर 2 स्पेसक्राफ्ट हैं। कौन कौन से? एक तो है म्यूज, जिसका नाम है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स सन से रिलेटेड चीज़ों को ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। और दूसरा है हीलियोस्वार्म। तो ये जो दोनों के दोनों स्पेसक्राफ्ट है, इनको लॉन्च किया जाएगा और सोलर सिस्टम के आसपास होने वाली चीज़ों को ये एक्सप्लोर करेंगे। मिडेक्स की यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी दी गई है, दैट इज हीलियोफिजिक्स मीडियम क्लास एक्सप्लोरर मिशन। तो ये सन के रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लोरर मिशन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4 को लॉन्च किया गया था, उसके साथ साथ 2 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है। आज बात कर लेते हैं बाकी की 2 सैटेलाइट्स के बारे में। एक का नाम है इंस्पायर सैट 1 और दूसरा है INS-2TD। ठीक है, अगर मैं इन दोनों सैटेलाइट्स के बारे में बात करूं तो ये जो सैटेलाइट्स है, सबसे पहली बात तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करी गई है। ये जो पूरा का पूरा मिशन है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है और हमारे जो नए चेयरमैन बने थे इसरो के, उनके अंडर ये 2022 का भी पहला मिशन है और उनके अंडर भी ये सबसे पहला मिशन है। अगर मैं INS-2TD DT की बात करूं यहाँ पर, तो ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि हमारी अर्थ को मैप करने वाली है। इसके साथ साथ उस मैपिंग रीजन का ये टेम्परेचर भी डिटेक्ट करने वाली है। ठीक है, मैपिंग वेजिटेशन के साथ साथ ये टेम्परेचर भी बता देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पायर सैट 1 सैटेलाइट के बारे में, जो कि ज़्यादातर सन के आसपास वाली जितनी भी फ्लेयर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, तो यहाँ पे भी मैंने इसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में। तो तमिलनाडु में एक रीजन है जहाँ पर इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? पोट्टीपुरम इन बोडी वेस्ट हिल्स, जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर लाई करती है ये ऑब्जर्वेटरी। ये जो ऑब्जर्वेटरी है, एक पहाड़ के बिल्कुल बेस पर इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक कोई नेशनल पार्क लाई करता है, जिसकी वजह से उस नेशनल पार्क को बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है। इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की वजह से उस नेशनल पार्क को बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है। अगर मैं न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की बात करूं तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऐसे ही स्पेस में भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं। इसको सेकंड अबंडेंट पार्टिकल्स माना जाता है, मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स माना जाता है। सबसे पहले जो मोस्ट अबंडेंट है वो है फोटॉन्स। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो नाम से ही क्लियर है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक होता है प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो उन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए और उनके ऊपर स्टडी करने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी को तमिलनाडु वाले रीजन में बनाया जा रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता ही होगा कि जो भी हमें इंटरनेट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी जाती हैं वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। अंडरग्राउंड यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाया जाता है, उसके द्वारा ही यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन आता है। इन द सेम वे बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं जिसके द्वारा जो हमारा कनेक्शन है फ़ोन वगैरह का वो बन जाता है। इसके अलावा अब अगर क्या हो कि सैटेलाइट के द्वारा ये जो पूरी की पूरी इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाए, तो यहाँ पर अलग अलग जो मिशंस हैं, जैसे कि भारती एयरटेल का वन वेब हो गया। इन द सेम वे एलन मस्क ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ स्टारलिंक नेटवर्क। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा स्पेस के अंदर और उन सैटेलाइट्स को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा कि हर एक रीजन पे आपको टावर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है और एक बिल्कुल जो कॉर्नर है जहाँ तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुँच सकता वहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्शन जो है उसकी फैसिलिटी पहुँच सकती है। कुछ और चीज़ें जो आपने याद रखनी है कि इसमें जो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा वो लो अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च हो सकती हैं और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर भी लॉन्च हो सकती है। काम उनका यही होगा कि इंटरनेट कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में।
तो ये एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है इंडिया का। इसके अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स को एक क्रू मॉड्यूल के अंदर लेके जाया जाएगा स्पेस के अंदर, और दोबारा से वो अर्थ के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये जो मिशन है उसको एक पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है GSLV Mark 3। ठीक है, ऊपर जाएगा। बल्कि इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो रशिया के अंदर हो भी चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें आपने गगनयान प्रोग्राम के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजा गया है, तो USA हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। इसके अलावा हमारी जो कंट्री है वो 4th कंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में। तो रिसेंटली अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो आगे आ रही हैं और इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। अगर मैं इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स अगर आपने किसी मशीन के ऊपर फ़ोन से पेमेंट करनी है तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा दैट इज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी रेडियो वेव्स होती हैं जो कि इस डिवाइस तक पहुँचती हैं और उसकी वजह से जो भी आपने पेमेंट वगैरह करनी होती है वो आप कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी के अंदर रेडियो वेव्स को यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पर जो भी ट्रांसमिशन होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो न्यूज़ है वो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।